स्टूडेंट्स वेलकम। मैं भुवनेश्वर माथुर आपके साथ हूँ आशीष सिंह लेक्चर से। हम क्लास 10 भूगोल का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, संसाधन एंड विकास। काफ़ी नॉलेज आपको क्लास 9th में हो गई थी, आगे ही कंटिन्यू करना है। 9th से जोड़कर देखना है हमको। क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांवों और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाती हैं? तो ये बता रहे हैं हमको, ऐसी एक लिस्ट बना लीजिए, सूची तैयार कर लीजिए और इनमें जो प्रयोग हुआ है उन पदार्थों का नाम बताएं। जैसे पेन किससे बना है, शर्ट किससे बनी है, आपकी नोटबुक किससे बनी है, आपका मोबाइल किससे बना है, जो भी चीज़ें हैं ना। घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है अभी। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। दोबारा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो उपलब्ध प्रत्येक वस्तु है ना, हम यहाँ से देखते हैं, इसको आप अंडरलाइन कीजिए। मेरे साथ आप भी नोटबुक ले लीजिए, अपनी किताब। हमारे पर्यावरण में पहली बात, उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, पहली चीज़। दूसरी, और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और जो आर्थिक रूप से संभाव्य है। हम एक एक बात करेंगे, इसलिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। देखिए क्या क्या बताया गया है, कहाँ होनी चाहिए हमारे पर्यावरण में प्रत्येक वस्तु, यानी हमारे खेत खलियान, पेड़, सब चीज़, नदी, तालाब, कुएं, हर चीज़ आ गई, बावड़ी आ गई। इनसे जो भी उत्पादन हो रहा है वो आ गया। मिनरल्स, खान आ गए हमारे, है ना। देखिए, जो भी आप धरती से निकाल रहे हैं, कोयला, पेट्रोल, जो भी चीज़ है हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, हाँ। और जिसको बनाने के लिए कोई प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, आपके पास टेक्निक है उसको निकालने की, उसको बनाने की, यस है। आर्थिक रूप से संभाव्य है। मान लीजिए कि कोई मिनरल है, मान लो तांबा, उसको निकालने में तो लाख रुपए खर्च हो रहे हैं और निकल रहा है मात्र कितने का, 80,000 का। तो क्या आप निकालेंगे? नहीं ना। तो इसलिए ये शब्द है आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। क्योंकि कई चीज़ें हमारी संस्कृति में हमको अलाउ नहीं है कि आप उनको विदोहन करें, कई जगह है ऐसा, इसलिए हमने इसमें सांस्कृतिक रूप से मान्य है ये भी जोड़ा है। देखिए, जो मैंने अंडरलाइन किया है ना, यहाँ से यही एक सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे बड़ी बात है। इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए, वीडियो बार बार देखिए, किताब रखिए अपने पास। ये इसकी परिभाषा है संसाधन की। आगे चलिए, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। देखिए, आप कुछ अगर मान लीजिए लौह अयस्क, आयरन ओर निकाल कर लाए, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है, यस। इसको रूपांतरण करना पड़ेगा ना आपको। लौह अयस्क से लौह निकालने की एक प्रक्रिया करनी पड़ेगी, प्रकृति ने दे दिया आपको। टेक्नोलॉजी आपके पास है, प्रौद्योगिकी है आपके पास। अब लौह अयस्क से आप लौह और स्टील बना लेंगे और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। कंपनी समझ लीजिए, एक कंपनी निकाल रही है, एक कंपनी उसको लोहे का रूप दे रही है, आयरन स्टील बना रही है। पेड़ काटा आपने, उसका फर्नीचर बनाया। पेड़ काटा आपने, उससे हमने कागज़ बनाया। तो तकनीक है आपके पास कागज़ बनाने की,
ये इसमें बात समझनी है। तो इसमें क्या हुआ, आपका पारस्परिक क्रियात्मक संबंध है, यस है। मानव प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं। देखिए, हम कुछ उत्पन्न नहीं कर सकते, जो कुछ है वो प्रकृति से ही है। और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। देखिए, संस्थाएं हो सकती हैं हमारे टेक्नोलॉजी की संस्थाएं, तकनीकी विशेषज्ञ लोग जहां बनते हैं, मान लीजिए इंजीनियरिंग कॉलेज। माइंस के भी इंजीनियर अलग होते हैं, ठीक है। जैसे धनबाद माइंस है, झरिया है अपने पास, बोकारो है स्टील प्लांट। तो इनके आसपास यही काम होता है। तो तकनीक भी है और संस्थाएं भी हैं जो ये काम में सहयोग करती हैं, ठीक है। आगे देखिए, भौतिक पर्यावरण है, मानव केंद्र में है, संस्थाएं एक तरफ है, प्रौद्योगिकी एक तरफ है। तो ये हमारे संबंध है। मतलब सेंटर में कौन है, मध्य में मानव है। मानव ही भौतिक पर्यावरण का उपयोग कर रहा है, मानव ही संस्थाओं में काम कर रहे हैं, और मानव ही टेक्नोलॉजी को दिन प्रतिदिन विकसित कर रहे हैं। कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्ति की तरफ हम अग्रसर हैं, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। अभी हमारे पास सर्वे की रिपोर्ट है कि हमारे पास इतना यहाँ पर तांबा है, निकालने में इतना खर्चा होगा। अभी हमारे पास उन्नत तकनीक नहीं है, उन्नत टेक्नोलॉजी नहीं है, खर्चा ज़्यादा होगा और तांबा कम निकलेगा, या ताम्र शुद्ध हिंदी में। तो अभी कुछ दिन रुक जाते हैं, जब तक ये तकनीक विकसित होती है फिर हम इसको निकालेंगे। संस्थाएं भी उसी दिशा में आगे कदम उठाती रहती हैं। तो हम तीनों का जोड़ है ये। जो कुछ भी है हमारे पास भौतिक पर्यावरण की वजह से ही है, ठीक है। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी डे बाय डे डेवलप हो रही है, और संस्थाएं भी इस दिशा में आगे से आगे काम कर रही हैं, क्योंकि ये सब करने में भी द्रव्य यानी पैसा भी बहुत खर्च होता है। संसाधन भी कई तरह के हैं, आइए हम पूरा विस्तार पूर्वक करते हैं। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि अपनी किताब लेके बैठिए और एक एक शब्द इसका करते जाइए, क्योंकि भूगोल अपने आप में स्कोरिंग बहुत है। आप इसमें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करें, मेरे साथ साथ इसको समझने की कोशिश करें। आइए संसाधन का हम फ्लो डायग्राम देखते हैं, चार्ट। प्राकृतिक हैं कुछ तो, और कुछ मानवीय हैं। पहले हम प्राकृतिक समझ लेते हैं। प्रकृति प्रदत्त हैं, नेचर ने दिए हैं। कुछ नवीकरण योग्य हैं, कुछ को आप नया कर सकते हैं। कौन कौन? सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन जल, अब ये निरंतर चल रहे हैं। पवन जल वाटर की साइकिल है, जल की एक साइकिल है, आप जानते ही हैं। समुद्र से पानी उठा, आसमान में वर्षा से बादल हुए, बर्फ जमी, सब इस तरह से चलता है। हवा नियत समय पे चलती रहती है, ठीक है। ये तो हो गया नवीकरण योग्य हैं, बनते रहते हैं। क्या हमारा कुछ रोल है इसमें? कुछ भी नहीं है। अब जैव को देखिए, ये सतत है, ऑलवेज। जैव में भी प्राकृतिक वनस्पति हमारे वन आ गए, पेड़ जंगल, और वन्य जीव, ये भी संसाधन है, बराबर है। जैव बायोलॉजिकल, वन्य जीव आपके शेर, चीते, हाथी। प्राकृतिक वनस्पति, साल के पेड़, सुंदरी के पेड़, सारे इसमें वन आ गए, बबूल भी आ गया है ना। तो इस तरह से हम इसको समझें, एक एक बात को क्लियर करें। कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। अनवीकरण योग के एक बार आपने काम में लिया और ख़त्म। पुनः चक्रीय जैसे धातु, जैसे कोई भी धातु का आप नाम ले सकते हैं, या तांबा है, लोहा है, रिसाइकिल हो गया, वापस पिघलाया, वापस वैसा का वैसा बन जाएगा। अब ये तो हम सभी जानते हैं, जीवाश्म में एक बार डीजल पेट्रोल जलाया, अचक्रीय, खत्म हो जाएगा, एक ही बार यूज होगा वो, बार बार आप प्रयोग नहीं कर सकते। पहले हमने क्या पढ़ा? प्राकृतिक, नवीकरणीय, नवीकरणीय योग, अनवीकरणीय योग, जो एक ही बार काम में आएंगे। पुनः चक्रीय आप कर सकते हैं धातु को। जीवाश्म ईंधन, डीजल पेट्रोल एक बार चले और खत्म। अब मानवीय देख लेते हैं। क्या आप और मैं भी
संसाधन है, यस, हम भी तो श्रम कर रहे हैं, मानव श्रम है। आप पढ़ रहे हैं, मैं इधर काम कर रहा हूँ। इसमें कौन कौन आ गए हमारे? संरचनाएं एवं संस्थाएं। और हम किस चीज का ध्यान रखते हैं? मात्रा का और गुणवत्ता का, यानी क्वांटिटी और क्वालिटी। कितनी क्वांटिटी, कितनी मात्रा में और कैसी क्वालिटी, ये हम लोग ध्यान करते हैं, है ना। संरचनाएं और संस्थाएं। संस्थाएं बहुत तरह की हम जानते हैं, हम बार बार चर्चा करते हैं। उसमें सब कुछ आ गया आपका संस्थाओं में, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, है ना, इस तरह की बैंक आपके, ईच एंड एवरीथिंग। मानव भी श्रम है, मानव भी संसाधन है। हाँ, मानव तो बहुत बड़ा संसाधन है और वो ही प्रयोग करता है इन सब चीजों को, ठीक है। क्या आप भी अन्य बहुत लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार, गिफ्ट ऑफ नेचर, उपहार है, तो ये कहते हैं ऐसा नहीं है? तो फिर कैसा है भाई? अद्भुत बात है भाई। जो कुछ जल, जंगल, वायु, जमीन, पेड़ पौधे आपने ही तो दिए, प्रकृति ने दिए, और इधर आप कह रहे हो संसाधनों को प्राकृतिक उपहार नहीं है। चलिए चर्चा आगे जारी रखते हैं। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। कैसे? मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कि सबसे पहले मानव खुद एक संसाधन है, मैंने अभी कहा। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन है? मैं और आप। आपको सुन के बड़ा अटपटा लगेगा, पर मैं कह रहा हूं मैं और आप सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। भाई पेड़ पौधे, ठीक है, लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, ठीक है, जितने भी मिट्टियां निकल रही हैं, खेती बाड़ी है, कौन कर रहा है? जरा मुझे इसका उत्तर आप देंगे? मानव कर रहा है। और कोई उत्तर है? नो। तो कौन सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है? हम और आप हुए। और कौन इनको यूज कर रहा है, कौन प्रयोग कर रहा है? मानव। वरना कौन करेगा? आप खुद ही, कॉमन सेंस की बात है। अब जो कुछ भी उपलब्ध है वो पर्यावरण में पाए जाने वाले, कौन यूज कर रहा है उन पदार्थों को? आप और मैं। और हम इनको बदल देते हैं। जैसे लकड़ी आई, पेड़ कट के आया, उसका फर्नीचर बना दिया। लोहा आया, हमने उसके कई ट्रेन की पटरी बना दी, ट्रेन बना दी, ठीक है। रबर आया तो हमने उसके टायर ट्यूब बना दिए। चूना पत्थर इत्यादि मिला के हमने सीमेंट बना दिया। इस बात को पहले समझ लीजिए। कपास उगाई, उससे हमने रुई बनाई, और रुई आ गई तो रुई से हमने कपड़ा बुन दिया। आया? क्लियर हुआ आपको? इसलिए ये बात कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है, इसको प्राकृतिक उपहार मत समझिए। खेत में हमारे चने हुए, चने की दाल बनाई गई फैक्ट्री में, और दाल को पीस करके बेसन बना दिया गया, जो कि खाद्य पदार्थ बन गया हमारा। तो प्रकृति का उपहार नहीं है, ऐसा नहीं है। मानव लगा है, मानव ने श्रम किया है। तो इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। आगे और वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, क्योंकि मानव श्रम को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यहां तक मेरे को ये आपको बताना है, ये हमने चर्चा की है। पुस्तक जरूर साथ रखिए अपने, उससे और आपको क्लियरेंस होता रहेगा। अंडरलाइंड जो है मैटर, उसको जरूर आप गौर कीजिए इस पे। कैसे कैसे लिखना है हमें उत्तर? पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं। भाई लकड़ी के फर्नीचर कौन बना रहा है? कौन काम कर रहा है? खेतों में कौन फसल उपजा रहा है? पुल किसने बनाया? मानव ने। जो भी परिवर्तन हुआ है किसने किया है? उन वस्तुओं पे काम करके हम और आप जैसे व्यक्तियों ने। इसलिए मानव को महान माना गया है। अब देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। बहुत सिंपल है, जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, जैव अजैव, जीवित और
वैसा वाला। समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य, अरे अनवीकरण कुछ तो खत्म हो जाएंगे, कुछ आप रिन्यू कर सकते हो बार बार उनको। जैसे हमारा बहुत साधारण सी उदाहरण है, कोई किताब है, अखबार है, हम उसकी रद्दी वाले को दे देते हैं और वो वापस से उसको बना के कागज का रूप दे देते हैं, वही लोहा होता है। नवीकरण है। अनवीकरण एक बार आपको मैंने बताया, डीजल और पेट्रोल बेस्ट है। गैय को देखिए, स्वामित्व के आधार पर, जैसे व्यक्तिगत चीजें हैं कुछ, तो कुछ सामुदायिक हैं, कुछ राष्ट्रीय हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय हैं। आप कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय कैसे हो सकता है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्रों को मान सकते हैं, राष्ट्रीय आपका वन हो सकता है, सामुदायिक चिकित्सालय हो सकता है ना, व्यक्तिगत आपका जहां आप रह रहे हैं वो घर हो सकता है। विकास के स्तर के आधार पर ये बहुत अति संभावी के संभावना है, ठीक है, कि जैसे एक जिला है उसमें 10,000 टन टंगस्टन है, तो ये संभावना है अंदर है उसके कि यहाँ पर इतना कोयला है, यहाँ पे इतने हीरे हैं। मध्य प्रदेश में पन्ना नाम की जगह, जैसे मैंने कहा झरिया विकसित है, मालूम है कितना कोयला है, और संचित कोष कि हमने इकट्ठा कर लिया है, ठीक है। इस तरह से कै खे गै गह 4 तरह से हमने समझने की इस चैप्टर में हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत सरल है और बहुत स्कोरिंग है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। उत्पत्ति के आधार पर भी हमको समझना होगा। जैव संसाधन फर्स्ट, कहाँ से होगी इनकी हमको प्राप्ति? जीवमंडल से, और इनमें जीवन व्याप्त है। जैसे मनुष्य हम लोग हो गए, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि बायोलॉजिकल है, जीवित है, सभी लोग हैं, बहुत सरल है। देखिए मत्स्य जीवन पशुधन को भी दिया है, क्योंकि ये भी बड़ा हमारे लिए रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। पशुधन, मत्स्य जीवन, प्राणी जात, वनस्पति, हमारी जंगलात है ना, अजैव, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने, इनमें जीवन नहीं है, अजैव है, संसाधन है। उदाहरण चट्टान और धातुएं। धातुएं तो आप जानते ही हैं कि कितनी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, लोहा, सोना, चांदी, है ना। तो देखिए ये इस तरह से धातुओं को भी हमें विचारशील होना पड़ेगा। अब कुछ खत्म भी होती है ना चीजें, समाप्यता, खत्म भी होंगी, हमेशा नहीं बनी रहेंगी। देखा होगा आपने, अमेरिका अपने खुद के पास बहुत सारे उनके क्रूड पेट्रोल निकालने के जरिए हैं, पर अपनी खानों से वो पेट्रोल नहीं निकाल रहे हैं, अभी रुक गए, क्योंकि वो जानते हैं समाप्त होंगे। नवीकरण योग्य संसाधन भी हैं, कुछ रिन्यू हो जाएंगे। या तो ऐसा किया जाए कि उनमें क्या होता है कि भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत कर सकते हैं, या पुनः उत्पन्न जैसे थे जैसा आप बना सकते हो। जैसे हमारे कागज है, कागज रिन्यू हो जाएगा, नवीकरण हो जाएगा उसका, उन्हें नवीकरण अथवा पुनः पूर्ति योग्य कह सकते हैं। पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। जैसे आपको बार बार सौर ऊर्जा मिल रही है, पवन ऊर्जा मिल रही है, लगभग हर वर्ष जल मिल रहा है बारिश के रूप में, वन व वन्य जीवन रिन्यू हो रहे हैं। अब वो चाहे कोई भी प्रक्रिया हो, वन व वन्य जीवन नवीकरण योग्य है। अब देखिए इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है, आगे फर्दर और डिवाइड किया है, ज्योग्राफी ने क्या किया है। अब अनवीकरण योग्य ये कौन से? इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, बहुत ही लंबा समय चाहिए इन्हें, कोई साल, 10 साल, 100 साल, 1000 साल नहीं, अरबों खरबों वर्ष। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस तरह के संसाधनों में आता है। खनिज और जीवाश्म आप जानते ही हैं, इनमें लाखों वर्ष लग जाते हैं, अनगिनत वर्ष लग जाते हैं, जितना हम जोड़ गुणा भी नहीं कर सकते। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं, देखिए जैसे सोना है,
आपने उसकी अंगूठी बनवाई, वापस पिघलवा दीजिए, वापस उस शेप में आ जाएगा। चांदी है, चांदी की सिल्लियाँ भी हैं और चांदी के जेवर भी बन सकते हैं। आपने दोबारा पिघलाया उसको, वापस वो चांदी अपनी शेप में आ गई। तांबा है, इस तरह से कुछ हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। तो ये क्या पुनः चक्रीय हैं। अब जैसे लकड़ी की आपने टेबल बनवा ली तो क्या वो पुनः चक्रीय होगी? नो, बस वो टेबल का ही रूप ले सकती है। और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं, वह एक बार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। एक बार आपने गाड़ी में अपनी 10 लीटर पेट्रोल भरवाया, चलाई गाड़ी और साफ, 50 लीटर ट्रक में डलवाया और चलाया और साफ हो गया, ट्रैक्टर में डीजल डलवाया और मामला खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हो गए? अचक्रीय। जीवाश्म ईंधन बड़े हमारे लिए चर्चा का विषय है, पूरे विश्व में इन पर अभी ध्यान दिया जा रहा है और कई सरकारें तो ये भी कह चुकी हैं कि हमें अब सौर ऊर्जा पर ज़्यादा फोकस करना है, पवन ऊर्जा पर। ठीक है, उससे क्या होगा? एक तो पॉल्यूशन भी कम होगा और जो कुछ बचा हुआ है जीवाश्म ईंधन वो हम कुछ और दिन रख पाएंगे। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है ये, हमारा पहला चैप्टर है ये 10th क्लास। तो इसको वापस से आप वीडियो देखिए, बार बार देखिए, तो ये आपको अच्छी तरह और समझ में आएगा। फिर भी कोई समस्या लगती है कमेंट में मुझे बताइए, मैं वो दूर करने की कोशिश करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे और इसमें चर्चा है। गुड लक, मिलियन थैंक्स, थैंक यू।